Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will start the new topic of chapter 4, that is hybridization. Students, it is a new topic for you, but it is very interesting and very important. So please watch the video carefully. Let us start our topic hybridization. स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस कंसेप्ट को जानने की और समझने की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। स्टूडेंट्स, हम एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है और उससे क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो अब मैं आपको ये एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि सपोज़ करो हमने कार्बन का एग्जाम्पल लिया, तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz। ठीक, अब यदि मैं इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से आएगा ग्राउंड स्टेट में। आप देखिए इसके पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, केवल 2, एक ये और एक ये। तो इस हिसाब से तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ये तो हमें सबको पता है कि कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब इस हिसाब से तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, p में। अब आप देखिए p में ट्रांसफ़र होने के बाद इसके पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी भी हमारे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो कार्बन जो 4 बॉन्ड्स बनाता है वो चारों के चारों बॉन्ड जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, साइज़ के हिसाब से भी, एनर्जी के हिसाब से भी, शेप के हिसाब से भी, एंगल के हिसाब से भी, हर तरह से वो बॉन्ड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो देखो ये s ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी तो कम होगी और p की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। दूसरा, s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, जबकि p की शेप कैसी होती है, डम्बेल शेप होती है। यानी शेप भी अलग है, एनर्जी भी अलग है। और जो ये p ऑर्बिटल है भाई, इनके भी तो एक्सिस अलग अलग हैं। एक px होगा इसमें से हमारा, एक इसके अंदर हमारा क्या होगा, py, और एक क्या होगा, pz। तो इनकी एक्सिस भी क्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो भाई ये तो जो बॉन्ड बनाएंगे 4 बॉन्ड्स तो बन जाएंगे इस हिसाब से, लेकिन उन चारों बॉन्ड्स की जो एनर्जी है, शेप है, एंगल है, वो सब कुछ सेम नहीं हो पाएगा। इसको इक्वल करने के लिए एनर्जी वाइज, शेप वाइज, साइज़ वाइज, इन सभी ऑर्बिटल्स को इक्वल करने के लिए हमें एक कंसेप्ट लेकर आना पड़ा, और वो कंसेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करना चाहते थे। हम ये बताना चाहते थे कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं और वो 4 बॉन्ड्स इक्वल होते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये कंसेप्ट लाना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से ये सब कैसे इक्वल हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ करो एक s ऑर्बिटल है, बताओ इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल। एक p ऑर्बिटल है, बताओ इसकी शेप कैसी है, डम्बेल। हमने दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमको 2 ही नए ऑर्बिटल मिलेंगे। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, उतने ही हमें नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और वो नए ऑर्बिटल कुछ इस शेप के मिलेंगे। अब आप देखिए, कुछ तो ये हमें p ऑर्बिटल की तरह नज़र आ रहे हैं डम्बेल में, लेकिन p ऑर्बिटल के अंदर तो दोनों लोब्स का साइज़ कैसा है, सेम, जबकि इसमें एक लोब का साइज़ छोटा है और एक लोब का साइज़ कैसा है, बड़ा है। जो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा वो किसका होगा, बड़े लोब का होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में होंगे, बड़े वाले लोब के अंदर होंगे। अब ये जो 2 ऑर्बिटल बने, इनको हमें कोई नाम भी तो देना पड़ेगा। तो हम इनको क्या नाम देंगे, sp। क्यों बोलो, क्यों sp नाम दिया हमने, क्योंकि एक s और एक p मिक्स हो रहा है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, sp नाम दे दिया। एक्चो का मतलब यहाँ किससे है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं मिक्स होंगे, उतने ही इक्वल नंबर के क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप वाइज, साइज वाइज, एनर्जी वाइज कैसे होंगे, सेम होंगे। आई बात समझ में। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुल फील्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसके होने चाहिए, वैलेंस शेल के होने चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिटल वैलेंस शेल का होना चाहिए। अब चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन जो है हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, या वो ऑर्बिटल कैसा हो, एम्प्टी हो, उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। जब मैंने आपको ये सारी बात समझा दी तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वर्ड टू वर्ड देखिए, इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स होंगे, बिलोंगिंग टू सेम एटम। एक ही एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में मिक्स होंगे। जैसे कि यहाँ हम कार्बन है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल बताओ किसके हैं, कार्बन के हैं, एक ही एटम के हैं। हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वो चलेगा, ठीक है। और जब ये इंटरमिक्स होते हैं तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, एनर्जी वापस से जैसे कि पी की एनर्जी ज़्यादा थी, एस की एनर्जी कम थी, दोनों मिक्स होंगी, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, उसकी वजह से नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनका शेप भी कैसा होगा, सेम होगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हाइब्रिडाइजेशन का स्टूडेंट्स, वो है कि हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन से हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता लग जाती है, मॉलिक्यूल की क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है, क्या बॉन्ड एंगल है, इस सब की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। उसको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर टेबल फॉर्म करी है, तो मैं आपको इस टेबल से समझाती हूँ। ठीक स्टूडेंट्स, इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया हुआ है, सेकंड कॉलम में जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उनके बारे में बताया हुआ है, ज्योमेट्री के अंदर आपको शेप जो है ज्योमेट्री ड्रॉ करके बताई हुई है बॉन्ड एंगल के साथ में, और शेप हमने आपको यहाँ बता रखी है, जो उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री की शेप का नाम है वो आपको लास्ट कॉलम में एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में अब आप देखिए कि हम sp हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं, तो इसमें बताओ मिक्सिंग किसकी होगी, एक s की और एक p की मिक्सिंग होगी। ठीक, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक s और एक p जब मिक्स होता है तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, लेकिन ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, और वो ज्योमेट्री कौन सी होगी, लीनियर होगी। कैसे, देखो मैं आपको यहाँ साइड में बता देती हूँ। ये आपका हो गया एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये इसका स्मॉल लोब हो गया, ये इसका लार्ज लोब हो गया। इसी तरीके से ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही हूँ मैं, देखो ये इसका स्मॉल लोब हो गया, ये इसका कौन सा लोब हो गया, लार्ज लोब हो गया। और ये जो शेप बनी, ये शेप कैसी है, लीनियर है, और ऑब्वियसली इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन का नाम लेते हैं तो इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई शेप कौन सी होगी, लीनियर होगी, और उस शेप की इमेज भी आपके माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में हम चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सपोज करो ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हमारा दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये दोनों देखो इस शेप में अरेंज है। बताओ ये शेप कौन सी हो गई, लीनियर शेप हो गई। ये शेप कौन सी है, लीनियर, और ये वाला बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s होगा और दो p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। तो बताइए अगर ये आपस के अंदर मिक्स होंगे, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, अगर मैंने ये दो p ले लिए होते तो बताओ यहाँ मुझे कितने ऑर्बिटल मिल जाते, 3 ऑर्बिटल मिल जाते। और इसको मैं क्या कहती, sp2 और क्या कहती, sp2। लेकिन जब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी संख्या 3 होती है, वो एक पर्टिकुलर शेप में एक ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, और वो ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइएंगुलर प्लेनर।
और उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री। अब देखो इस शेप को हम कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हमारा एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और ये हमारा तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब बताओ ये शेप कौन सी है, ट्रायंगुलर प्लेनर है ये शेप, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर नहीं है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और बताओ ये बॉन्ड एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप आपको समझ में आ गई ये वाली। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये बॉन्ड एंगल कितना आ गया 120 डिग्री का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम में चलते हैं, तो वो है हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑब्वियसली इसमें एक s होगा और 3 p होंगे। अब आप देखिए यदि मैंने यहाँ पर 3 p ले लिए होते तो बताओ यहाँ कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए होते, 4 बन गए होते। ये कितने, इसको अब हम क्या बोलते हैं, sp3 और क्या बोलते हैं sp3, यानी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं हमारे पास में, इसमें हमारे पास बन जाते 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो ये कौन सी शेप में अरेंज होते हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप के अंदर अरेंज होते हैं। और ये टेट्राहेड्रल शेप एक 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं आपको इसको पेन की हेल्प से समझा रही हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये देखिए कि ये आपके पास में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये हो गया। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इस शेप को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ये सब तरफ से इक्वल है भाई, देखो सब तरफ से इक्वल है। ठीक है, और जो ये वाला बॉन्ड एंगल होगा इसके अंदर वो होगा कितनी डिग्री का होगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ठीक है, और कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, और जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है तो ये ऐसी शेप शो करता है, टेट्राहेड्रल। आ गई बात समझ में। जब तक स्टूडेंट्स हमारे माइंड में 3D स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स जो हमारा बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है। ये देखो ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर जब मैंने ब्लैक बोर्ड पर शो करा तो इसको ऐसे शो करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं इस पेन को तो ब्लैक बोर्ड पर नहीं शो कर सकती ना, तो इसको हमने यहाँ शो करा है। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको ये पेन की हेल्प से बता रही हूँ। ये जो 4 पेन्स हैं एक्चुअली ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कौन सी शेप में अरेंज है, टेट्राहेड्रल में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में, वो है sp3d। अब किसकी एंट्री हो गई है, डी की। आप बताओ डी क्यों आया भाई, क्योंकि भाई एस तो एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, डी में कितने होते हैं 5। जब एक एस और 3 पी आ गया तो इसका मतलब इसके बाद में किसकी एंट्री हो जाएगी, डी की एंट्री हो जाएगी, और हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3d। अब आप खुद ही देखिए इसमें कितने एस हैं, एक पी कितने हैं 3, डी कितने हैं 1, इनके बीच में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। आपको पता है डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ जो डी इन्वॉल्व होगा ये कौन सा होगा, dz² होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो शेप है इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल का मतलब तो ट्राइंगल ही हो गया। ठीक है, पिरामिडल का मतलब पिरामिड शेप, और बाई का मतलब होता है 2। तो बताइए इसकी शेप कैसी होगी, एक ऐसी शेप है जिसमें एक तो ट्रायंगल होगा और 2 पिरामिड होंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बोलेंगे। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे ये देखो, अब इसके अंदर देखो, ये सबसे पहले मैं इस पर दिखाती हूँ कि ये बताओ ये कौन सी शेप हो गई, ट्रायंगुलर हो गई। ये देखो मैं यहाँ रख के बताती हूँ ये कौन सी शेप हो गई, ट्रायंगुलर हो गई। ठीक है, ये वाला जो है बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला, ये कितने डिग्री का होगा, ऑब्वियसली 120 डिग्री का होगा, सबको पता है, ये तो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अब क्या है स्टूडेंट्स कि इसके इस ट्राइंगल के अबाउ द प्लेन, देखो ये तो है प्लेनर स्ट्रक्चर, देखो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। अब अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन ऐसे स्ट्रक्चर होगा। अब आप सोच रहे होंगे पिरामिड तो बना ही नहीं, पिरामिड कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा पिरामिड, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये है पेन, अगर मैं इस पेन को इससे जोड़ दूँ, इस पेन को इससे जोड़ दूँ और इस पेन को इससे जोड़ दूँ, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, पिरामिड। एक पिरामिड बन गया।
ठीक है। अब यदि मैं इसको इधर से घुमा दूं इसको, और मैं इसको इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं और इसको इससे जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? दूसरा पिरामिड। अब आप बताओ खुद मिला के, एक पिरामिड तो ऊपर बन गया और एक पिरामिड नीचे बन गया। कितने पिरामिड बन गए? 2। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? बाई पिरामिडल। और ये ट्राइंगल आ गया, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। अगर आप किसी चीज़ को समझ के याद करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा, पर अगर आप उसको क्रैम करोगे तो भी भूल जाओगे उसको। ठीक है, इसीलिए मैं आपको 3D स्ट्रक्चर्स में इनको समझा रही हूँ। ठीक। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि ये वाले जो एंगल थे वो तो हमारे कितने डिग्री के थे? 120 डिग्री के। लेकिन अब इसके और इसके बीच में कितने का एंगल हुआ? ये देखो, इसके और इसके बीच एंगल कितने का हुआ? 90 डिग्री का। और इसी तरीके से इसके और इसके बीच का एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। यानी इसमें हमें 2 एंगल किसके मिलेंगे? 90 डिग्री के। और 3 एंगल हमें किसके मिलेंगे? 120 डिग्री के मिलेंगे। ठीक। इसी वजह से ये जो कंपाउंड बनता है, इससे जो कंपाउंड बनते हैं वो अनसिमेट्रिकल बनते हैं, क्योंकि इसमें 2 एक्सियल बॉन्ड हैं और 3 कौन से हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं। इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? ये देखिए, ये वाला जो है पोर्शन, ये दोनों जो हैं जो परपेंडिकुलर हैं वो है एक्सियल, और ये जो 3 हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बोलते हैं। आगे मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर समझाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि इक्वेटोरियल और एक्सियल का क्या रोल है, उनकी केमिकल रिएक्शंस में भी इवन उसका रोल है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और वो आता है हमारा, देखो sp3d भी हो सकता है, और ये हमारा जो है वो dsp3 भी हो सकता है। ये मैं आपको 12th में बताऊंगी dsp3 के बारे में। फिलहाल हम इसको क्या समझ लेते हैं? sp3d के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन आता है इसके अंदर वो है sp3d2। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2। ऑब्वियसली इसमें एक s 3p और 2d मिक्स होंगे, एक s 3p और 2d जो हैं वो मिक्स होंगे, और इसकी जो शेप होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। अब देखो, ऑक्टाहेड्रल का क्या मतलब होता है? ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है जिसमें 8 फेज हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे होगा। देखो, ये जो शेप है हमारी, ये कौन सी है? स्क्वायर प्लेनर है। ठीक। और इसमें सभी एंगल बताओ, ये वाले जो एंगल हैं, ये वाले, ये एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। अब मैं यदि इसमें से ये परपेंडिकुलर इसके निकाल दूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखिए, यदि मैं इसको इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं और इसको इससे जोड़ दूं, तो बताओ आपको कितने फेस मिलेंगे? 4 फेसेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एक फेस ये मिलेगा, दूसरा फेस ये मिलेगा, तीसरा फेस ये मिलेगा, चौथा फेस ये मिलेगा। कितने फेस मिले आपको? 4 फेसेस मिले। और ऐसे ही 4 फेसेस आपको यहाँ मिलेंगे। तो टोटल कितने फेस मिल गए हमको? 8 फेसेस मिल गए। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। बॉन्ड एंगल देखिए स्टूडेंट्स, जो अंदर वाले जो मैंने आपको बताया प्लेनर पोजीशन पर, ये तो सारे 90 डिग्री के। और देखो यहाँ खास बात कि ये वाले जो बॉन्ड एंगल हैं वो भी कितने के होंगे? 90 डिग्री के। यानी टोटल इसमें कितने एंगल्स होंगे? 6 होंगे, और 6 के 6 का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये मैंने आपको जो बात बताई वो बताई मैंने ऑक्टाहेड्रल के बारे में, जहाँ हाइब्रिडाइजेशन कैसा था? sp3d2 था। अब मुझे 2 हाइब्रिडाइजेशन और बताने स्टूडेंट्स, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। अब मैं इसको रब कर देती हूँ स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट को, और मैं यहाँ आपको समझाती हूँ कि अगले 2 हाइब्रिडाइजेशन जिनका नाम है, एक तो dsp2 है और एक का नाम है sp3d3। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ sp3d3 के बारे में। ठीक है। तो पहला कॉलम हमारा बताओ स्टूडेंट्स किसका है? हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है। दूसरा कॉलम हमारा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तीसरा कॉलम हमारा किसका है? ज्योमेट्री का। और जो लास्ट कॉलम है वो किसके बारे में है? शेप के बारे में है। तो मैं यहाँ अभी आपको जिस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता रही हूँ वो है sp3d3। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर बताऊंगी मैं आपको कि ये d3sp3 भी हो सकता है। ठीक। बताओ कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे? ऑब्वियसली इसमें एक तो आपका क्या होगा? s, और इसमें आपके 3 क्या हो जाएंगे? p, और 3 ही क्या हो जाएंगे? d।
अब स्टूडेंट्स देखो ये डी कौन से वाले होंगे इसके अंदर, जैसे यहाँ आपका डी कौन सा था, डी जेड स्क्वायर, यहाँ आपका डी जेड स्क्वायर भी था और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी था। ठीक है, यहाँ हम 3 डी कौन से लेंगे स्टूडेंट्स, एक तो लेंगे हम डी एक्स वाई, एक हम लेंगे डी वाई जेड और एक हम लेंगे डी जेड एक्स। ठीक, अब ज्योमेट्री समझ लो स्टूडेंट्स, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। हाँ भाई, ये कौन सी शेप होगी, पेंटागोनल। ठीक, इस तरह से ये कौन सी शेप हो गई, पेंटागोनल हो गई। अच्छा, ये वाला बॉन्ड एंगल हमारा कितने का हो जाएगा, 72 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अब एक प्लेन इसके ऊपर से जाएगा और एक प्लेन इसके नीचे से आएगा स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली इसके बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अब इस शेप का नाम क्या होगा, मैं ये एंगल यहाँ लिख देती हूँ, इस शेप का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, चूँकि इसकी ये शेप कैसी आ रही है, पेंटागोनल आ रही है, तो इस शेप का नाम क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, पेंटागोनल पाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। ये देखो, ये जो शेप है, ये शेप हमारी क्या है, पेंटागोनल शेप है। ये देखो इसमें कितने एंगल बने हुए हैं, 5 एंगल्स बने हुए हैं। ये देखो 5 एंगल्स बने हुए हैं ना इसमें, 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल शेप है। अच्छा, ये वाले जो इनके बीच में एंगल है, ये कितने के हो जाएंगे, 72 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि इसके अंदर से हम इसको एक परपेंडिकुलर और निकाल दें, तो बोलो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा और एक पिरामिड कहाँ बन जाएगा, नीचे। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये वाली शेप कौन सी थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये वाली शेप कौन सी हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं लास्ट में ले रही हूँ इसके अंदर, वैसे तो आपको इस साल पढ़ना नहीं है उसके बारे में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हो जाता है DsP2, ठीक है, तो बताइए इसमें कौन कौन हो जाएंगे आपका, इसमें आपका एक तो होगा S, है ना, एक तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, S आ जाएगा इसमें आपका, और इसमें 2 आपके क्या आ जाएंगे, P आ जाएंगे, और इसके अंदर आपका एक कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक, और इसकी जो शेप होगी ना वो ये होगी, बताओ ये कौन सी शेप बनी, स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं सिंपल ये ले लेती हूँ तो बोलो ये शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, और इसके अंदर जो डी हम काम में लेंगे ना, वो डी हमारा कौन सा होगा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और इस शेप का नाम क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे सिलेबस में तो अभी यही हाइब्रिडाइजेशंस हमें पढ़ने हैं, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3 एंड DsP2। DsP2 भी इस साल हमको नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट ईयर पढ़ना है हमें इसके बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है हमको ये चीज़ें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको ये सारी टर्म समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमें इसी को फॉलो करना है, आगे हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ने हैं और उससे फिर हमें उनकी शेप्स ड्रॉ करनी है, काफ़ी कुछ पढ़ना है, लेकिन ये उसका बेस है, आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए, पूरी टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैंने आज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा है, इसका इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, अभी इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।